नमस्कार बच्चों, मैं इलाको श्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 9th चैप्टर प्रकाश का 4th भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण करना सीखेंगे। पिछले भाग में हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जाना था। साथ ही गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए जिन शब्दावली की आवश्यकता होती है हमको, उससे हम परिचित हुए थे। तो उस शब्दावली को दिमाग में रख के हम आज गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। पर उससे पहले हमेशा की तरह पिछले 2 प्रश्नों के उत्तर हम चेक करेंगे। तो पहला प्रश्न था आपका, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि जब भी दर्पण के सामने किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसका दायां पक्ष बाईं तरफ और बायां पक्ष दाईं तरफ दिखाई देता है, और यही क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। क्यों? क्योंकि उसके पार्श्व क्या हो गए, बदल गए। इसलिए हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसको आप एक उदाहरण से दे सकते हैं कि कागज़ पर पी बना लिया या प्लास्टिक के पी बने हुए आते हैं, अगर उसे आप दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका दायां साइड बाईं तरफ और बायां साइड दाईं तरफ दिखाई देगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे चित्र के द्वारा F को दिखाया है, कैपिटल F बनाएंगे तो इसका ये साइड इस तरफ और ये वाला साइड इस तरफ दिखाई दे रहा है। यही क्या है, पार्श्व परावर्तन। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, यही पार्श्व परावर्तन है। इसको निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं, तो हम इसका चित्र बना सकते हैं। आपको ये लिखना है और आप चाहें तो इस चीज़ को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो शब्द है गोलीय, इसी से हमारी परिभाषा बन जाएगी। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा हमको यही देनी है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे कि अपने परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल दर्पण और है अवतल दर्पण। आप यहाँ इनके चित्र बना के भी बताएंगे कि आप देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है इसमें उभरा हुआ जो पृष्ठ है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, जबकि इस अवतल दर्पण में अंदर की ओर वक्रित जो पृष्ठ है वो क्या है, परावर्तक तल कहलाता है। तो इस तरह से गोलीय दर्पण हमारे क्या हो गए, 2 प्रकार के हो गए। तो ये तो थे बच्चों आपको पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्न, और अब हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। यहाँ हम प्रतिबिंब का जो निर्माण करेंगे उसके लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। पर यहाँ हम 4 प्रकाश किरणों के बारे में जानेंगे, और उनमें से किन्हीं भी 2 का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रकाश किरण है वो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। बच्चों, ये जो प्रकाश किरणों के बारे में हम जान रहे हैं, ये वास्तव में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम भी कहलाते हैं। तो पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण का इस्तेमाल करना है। आप देखिए इस चित्र में, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर ये O बिंदु क्या है, ध्रुव, और ये जा रही है कौन सी रेखा, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर यानी इस A बिंदु से जो ये रेखा आ रही है ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये प्रकाश की किरण है, इसलिए हमने यहाँ पे एरो लगा दिया। ये इस तरह से गई और किस पे, दर्पण पर आपतित हो गई। कहाँ पर, L बिंदु पर, और फिर ये परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर स्थित F बिंदु से होकर गुजर जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये जो प्रकाश किरण जा रही है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, ये जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है,
अभिसारित करता है। तो आप देखिए ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अभिसारित हो रही है, जबकि ये क्या हो रही है, फैल रही है, यानी अपसारित हो रही है। अब ये जब अपसारित होगी तो ये फोकस बिंदु पे तो जाएगी ही नहीं, पर यदि इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु पर काटती प्रतीत होती है या फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। और यदि इसे पीछे बढ़ाया जाए तो ये फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है या अपसारित होती प्रतीत होती है। तो ये तो थी पहली प्रकाश की किरण, हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरी किरण आती है फोकसीय किरण, बिल्कुल पहली वाली की उल्टी। जहां हमने पहली वाली में ये कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाके फोकस बिंदु से गुजर रही है, यहाँ हम क्या कहेंगे कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। आप यहाँ चित्र में देखिए, अवतल दर्पण में पहले ये प्रकाश की किरण बी बिंदु से आई और ये फोकस बिंदु से होकर आई, एम बिंदु पर टकराई दर्पण पे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ देखिए इस बी बिंदु से ये जो प्रकाश की किरण जा रही है ये दर्पण से टकराकर क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। पर कौन सी, जो ऐसा लग रहा था फोकस बिंदु से आ रही है, जो फोकस बिंदु से आती प्रतीत हुई इसमें, वो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये है हमारी कौन सी किरण, फोकसीय किरण। तीसरी जो हमारी किरण आती है वो है अभिलंब किरण। अभिलंब आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, पर कहाँ, समतल दर्पण में हम देखते हैं जो लंबवत आपतित होती है पृष्ठ के, यानी 90 डिग्री एंगल पे, वो किरण क्या होती है, अभिलंब होती है, या वो रेखा किसको कहते हैं, हम अभिलंब को कहते हैं। पर ये जो हमारे दर्पण हैं ये कैसे हैं, वक्रित यानी गोलीय, इनमें अभिलंब कहाँ होगा। तो बच्चों आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये जो दर्पण जिस भी गोले का भाग है, जैसे ये इसका है और ये किसका है, इस वाले गोले का भाग है, तो किसी भी गोले का जिसका दर्पण भाग होगा उसका केंद्र बिंदु क्या है, सी। तो इस सी से जो भी रेखा दर्पण की किसी भी बिंदु को छुएगी वही रेखा क्या होगी, अभिलंब कहलाती है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो सी बिंदु है इससे ये मुख्य अक्ष भी तो जा रहा है, ये भी दर्पण को वो बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये भी देखा जाए तो अभिलंब है। और यहाँ देखिए ये जो इसको टच कर रहा है ये भी अभिलंब है। अगर मैं यहाँ से ये रेखा खींचती हूँ तो ये भी क्या है, अभिलंब है। अब हमारी जो अभिलंब किरण है ये क्या हुई, आप समझिए इसको, कि जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है, यानी वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, इसमें कहीं विचलन नहीं हुआ। इसी तरह से इसमें है कि जो प्रकाश की किरण हमें वक्रता केंद्र से आती नजर आ रही थी वो दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। बच्चों आपको तीर के निशान का जरूर ध्यान रखना है, अगर आपने तीर के निशान गलत लगा दिए या नहीं लगाए तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। यहाँ देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये वापस इसी पे लौट रही है, इसी तरह से ये जा रही है और ये वापस लौट रही है। तो तीर का निशान हमें ध्यान से समझ कर लगाना है। ये हो गई हमारी तीसरी अभिलंब किरण। अब आती है हमारी चौथी तिर्यक किरण। इसमें आप देखिएगा बच्चों अवतल दर्पण में कि प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर जो ध्रुव था उस पर टकराई, दर्पण के ध्रुव से टकराकर ये परावर्तित हो गई। तो इसके परावर्तन में क्या विशेषता है, उतने ही परावर्तन कोण पे आपतित होगी जितना आपतन कोण मुख्य अक्ष से आपतित किरण ने बना रखा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण पर ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी ये आई और ये परावर्तित हो गई। तो ये कोण मुख्य अक्ष के सापेक्ष और ये कोण दोनों क्या है, बराबर। ये आपतित किरण है तो ये कोण कौन सा हो गया, आई यानी आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण है तो ये कोण कौन सा हो गया यहाँ पे, आर। तो यहाँ पर आई बराबर किसके हो गया, कोण आर के होता है। किसमें, तिर्यक किरण के
परावर्तन में। इसी तरह से इसमें है, किसमें, उत्तल दर्पण में, कि जो किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और किसके सापेक्ष, मुख्य अक्ष के सापेक्ष। ये हमारी 4 किरणें हैं। इन चारों में से हम किन्हीं भी 2 का उपयोग करके हम प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी। तो सबसे पहले हम आते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो दर्पण के सामने वस्तु को जो हमें रखना है उसकी हमें कुछ स्थितियां निर्धारित करनी होंगी। रख तो हम कहीं भी सकते हैं, पर हम अपनी सुविधा के लिए 6 स्थितियां लेके चलेंगे। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। अनंत, अनंत कितना भी हो सकता है। अनंत का हम ये मानते हैं कि हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी या बहुत सूक्ष्म दिखाई देगी। तो अगर ऐसी वस्तु जो अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमने जो 4 किरणों के बारे में पढ़ा है उन्हीं किरणों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। देखते हैं कैसे। ये हमने लिया अवतल दर्पण, ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अक्ष, ये जो रेखा है ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पर पहली किरण आई, क्योंकि अनंत से आ रही है और अनंत की वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण आई, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। तो जहाँ ये मिल रही है यानी फोकस बिंदु पर मिल रही है, हालांकि ये एक ही किरण है। दूसरी किरण क्या, ये मुख्य अक्ष भी मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी कौन सी अभिलंब किरण हो गई। तो जो ये गई वापस इसी पे आके लौट आई, तो वो भी कहाँ मिल रही है, फोकस बिंदु पर। तो इसका मतलब जहाँ प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब हमारा निर्मित होगा। अब चूंकि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, अनंत की वस्तु हमको दिखाई ही नहीं देती, तो प्रतिबिंब भी हमको दिखाई नहीं देगा। अगर अनंत की वस्तु हमको सूक्ष्म दिखाई दे रही है तो प्रतिबिंब भी हमको अति सूक्ष्म बिंदुवत दिखाई देगा। तो इस प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हुई, हमें 4 विशेषताएं हर प्रतिबिंब में लिखनी होंगी। पहली, उसकी स्थिति कहाँ बन रहा है। दूसरा, उसका आकार वास्तविक है या आभासी, सीधा है या उल्टा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या स्थिति बनती है, क्योंकि फोकस पे काट रही है प्रकाश किरणें, तो कहाँ बना, फोकस बिंदु पे बना। कैसा बनेगा, बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत, मैं बता चुकी हूँ आपको क्यों बनेगा। तीसरी बात, वास्तविक। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये दर्पण के बाईं तरफ है, इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। ये सचमुच में रेखाएं मिल रही हैं, इसलिए ये कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं क्या हुई, फोकस बिंदु पर बनेगा, बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। सेकंड स्थिति आती है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे स्थित हो। वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, सी। तो सी से परे या वक्रता केंद्र के परे स्थित हो। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में, ये हमारा दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पर ये वस्तु रखी है, चूंकि अब अनंत से तो आगे आ गई, तो वस्तु हमको क्या करेगी, दिखेगी। कहाँ रखी है, ये वक्रता केंद्र, और अनंत हम कुछ भी मान सकते हैं, तो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ये वस्तु रखी है, या सी से परे भी कह सकते हैं इसको। पहली प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराई और फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गई और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसकी पहली बात तो ये कहाँ बना, इसकी विशेषताएं हम देखें। ये बन रहा है, आप चित्र देख के देखिए, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य। तो हमने लिख दिया प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वस्तु कितनी बड़ी है और ये कितना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा, तो लिख दिया वस्तु से छोटा बनेगा। अब चूंकि सचमुच में रेखाएं मिल रही हैं, बाईं तरफ है, तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे। तो ये चारों विशेषताएं हमारी किसकी हो गई, इस स्थिति की विशेषताएं हो गई। तीसरी स्थिति हमारी आती है
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी हम वस्तु को और इधर ले आए। अब वस्तु कहाँ आ गई? वक्रता केंद्र पर। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई परावर्तन के बाद। कहाँ मिल रही है? इस जगह पर, और यहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर बना। इसका और इसका आकार बराबर है, तो वस्तु के बराबर आकार का बना। वास्तविक है, क्योंकि सचमुच में रेखाएं मिल रही हैं और बाईं तरफ है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा बनेगा। नेक्स्ट स्थिति फोर्थ है हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित है। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, इन दोनों के मध्य, इस पूरे बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरी फोकस बिंदु से गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जहां ये मिलेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप देख के बताइए कहाँ बन रहा है? सी से परे, या हम कह सकते हैं अनंत और सी के मध्य। दूसरी चीज, कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, पर सचमुच में मिल रही है रेखाएं, बाईं तरफ है, तो ये वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है। ये चार विशेषताएं हमारी किसकी हो गई? इस स्थिति की हो गई। पांचवी स्थिति जो हमारी आती है, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित होती है। तो यहाँ देखिएगा आप, ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव। ये फोकस बिंदु, हमने यही स्थिति ली है कि वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस बिंदु पर स्थित है। पहली प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने तिर्यक वाली ली है, जो ध्रुव पे गई और बराबर के परावर्तन कोण पर परावर्तित हो गई। ये दोनों रेखाएं देखिए एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, और हम ये मानते हैं समांतर रेखाएं अनंत में कहीं जाके मिल सकती हैं। तो वो समांतर चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, तो हम मानेंगे कि अनंत पर मिलेंगी। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। तो हम लिख देंगे कहाँ बना? अनंत पर। अब अनंत पर रखी वस्तु बड़ी होगी, तो हमने कहा कि वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक, क्योंकि सचमुच में रेखाएं जा रही हैं समांतर और मिल सकती हैं अनंत पर, तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, तो उल्टा बनेगा। ये चार विशेषताएं इस स्थिति की होंगी। सिक्स्थ स्थिति हमारी आती है, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित है। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव, और ये क्या हो गया? फोकस बिंदु। इसके बीच में ये हमारी वस्तु स्थित है। पहली प्रकाश की किरण चली, ये गई, दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमने कौन सी ले ली? तिर्यक, ये गई और ये यहाँ पर परावर्तित हो गई। तो ये दोनों रेखाएं देखिए, यहाँ इनके बीच की दूरी और यहाँ बढ़ती चली जा रही है, यानी ये एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। अगर हम इनको बढ़ाते चले जाएं तो ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। जब ये दूर होंगी तो ये मिल ही नहीं सकती, और अनंत से परे तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये मिलेंगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम यदि इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जहाँ ये पीछे की ओर मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बना वस्तु का प्रतिबिंब? पहली बात तो दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात, आभासी बनेगा। आभासी क्यों? क्योंकि सचमुच में रेखाएं थोड़ी ना मिल रही हैं, हमने ये कल्पना की है कि अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये मिल सकती हैं। तो ये कैसा हो गया? आभासी। इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये चारों विशेषताएं हम इसकी लिखेंगे। फिर से पढ़ लीजिए, क्या हुई? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा, आभासी और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये 6 स्थितियां हमारी किसकी थी? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की थी। हमने इनको पढ़ तो लिया, पर बच्चों आपको ये कई बार कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इनको यदि हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होंगी। तो अब हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण एक ही नज़र में, कि किस प्रकार से हमारे 6 प्रतिबिंब बने थे। तो आप ये टेबल को देखिएगा
और इस चित्र को देखिए, इस चित्र में ये हमारा अवतल दर्पण है और ये क्या है, इसका ध्रुव है। ये फोकस बिंदु और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। हमने पहली स्थिति ली थी अनंत, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत का मतलब हो गया कि हमें वस्तु दिखेगी ही नहीं। तो अब जब वस्तु दिख नहीं रही तो हम वस्तु तो बनाएंगे नहीं यहाँ पे। तो पहली स्थिति जब हमारी वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, इस फोकस बिंदु पर बन रहा था। यहाँ बना वस्तु का प्रतिबिंब। अब दूसरी स्थिति में हम क्या किया कि अनंत से वस्तु को हम क्या किया, दर्पण के पास ले आए। तो दर्पण के जब तुम पास ले आए तो तुमको वस्तु यहाँ पे दिखने लग गई। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो गई, या सी से परे भी कह सकते हैं इसको हम। तो वस्तु क्या हुई, दर्पण के पास आ गई, परंतु प्रतिबिंब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, दर्पण से दूर चला गया, है ना। वो बना हालांकि नीचे, परंतु कहाँ चला गया, दर्पण से दूर चला गया। देख लीजिएगा आप, वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य बनेगा कहाँ, फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। यही हमने बताया ना, जब सी और अनंत के मध्य आया तो प्रतिबिंब थोड़ा दूर हो गया दर्पण से और सी और एफ के मध्य आ गया। अब हम वस्तु को और पास ले आए सी पर, तो प्रतिबिंब भी इधर खिसक गया दूर। हम वस्तु को और पास ले आए सी और एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब और दूर हो गया सी और अनंत के मध्य। अब हम और पास ले आए, वस्तु कहाँ आ गई, फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर चला गया। तो आप इस चीज़ को आप समझ चुके हैं कि जैसे जैसे वस्तु पास आती है प्रतिबिंब दूर होता चला जाता है। यहाँ स्थिति देखिए, जब अनंत था तो फोकस पर, जब फोकस पर तो अनंत पर। समझ गए, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर है, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर है, अनंत पर है। दूसरी स्थिति देखिए, जब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और सी के मध्य बन रहा है। और जब वस्तु फोकस और सी के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रहा है। और जो बीच की स्थिति, वक्रता केंद्र पर वस्तु है और वक्रता केंद्र पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जो सिक्स्थ स्थिति है वो हमें याद रहेगी क्योंकि वो स्पेशल है, यानी हम फोकस बिंदु से भी और पास यहाँ पर आ गए, पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, क्योंकि अनंत से परे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं उस तरफ। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तव में नहीं बन रहा वहाँ पे। हम ये कल्पना कर रहे हैं कि पीछे बढ़ाई जाए अगर प्रकाश की किरणें तो वो पीछे की ओर मिलती हैं। तो ये तो हमारी क्या हो गई स्थिति, बिंब और प्रतिबिंब की। अब हम आकार देख लेते हैं और स्वरूप देख लेते हैं। आप यहाँ देखिएगा, शुरू के 5 जो हैं उनमें क्या है, वास्तविक और उल्टा। लास्ट वाला स्पेशल हो गया हमारा आभासी और सीधा, तो हमें याद करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ प्रतिबिंब का आकार देख लीजिएगा। आकार में क्या, सबसे पहले जब अनंत पे था तो हमें वस्तु दिख ही नहीं रही थी, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अत्यधिक छोटा, या हम इसको कह सकते हैं सूक्ष्म या बिंदुवत भी कह सकते हैं। फिर वस्तु थोड़ा दर्पण के पास आई, हमें दिखने लगी, तो प्रतिबिंब भी हमको छोटा दिखाई देने लग गया। फिर वस्तु किस पर आ गई, वक्रता केंद्र पर, तो हमें वस्तु के बराबर आकार का दिखने लग गया। फिर उसके बाद वस्तु से बड़ा दिखा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा, फिर प्रतिबिंब और बड़ा हमको दिखाई देता है। तो ये थी हमारी क्या, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण तुलनात्मक रूप से हमने कैसे बनाया है। इसके बाद हमारा दूसरा दर्पण आता है उत्तल दर्पण, और उससे प्रतिबिंब निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम केवल 2 स्थितियां लेंगे। एक तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरी स्थिति कि वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से लेकर अनंत के बीच में कहीं भी स्थित हो। तो पहली स्थिति आती है जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित है। ये हमारा उत्तल दर्पण रहा। अब अनंत पर जब वस्तु स्थित है तो हमको दिखाई तो देगी नहीं, जैसे हमने उसमें माना था। हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि प्रकाश की किरणें वहाँ से आ रही हैं। कैसी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, दर्पण से टकराई और क्या हो गई, अपसारित हो गई। क्योंकि ये कौन सा दर्पण है बताइए, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश जब परावर्तित होता है तो अपसारित हो जाता है, यानी फैल जाता है।
तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराकर क्या हो गई, अपसारित। तो अगर उस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो कहाँ से अपसारित होती नजर आती हैं, फोकस बिंदु से अपसारित होती नजर आती हैं। तो ये सारी किरणें कहाँ से आती प्रतीत हो रही हैं, फोकस बिंदु से। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो इसी फोकस बिंदु पर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण फोकस बिंदु पर होता है। और कैसा, बिंदुवत, क्योंकि अनंत की वस्तु हमें बिंदुवत ही दिखाई देती है, तो वो भी कैसा हो गया हमारा, बहुत सूक्ष्म बिंदुवत। या तो वो दिखाई नहीं देगी तो प्रतिबिंब भी हमें दिखाई नहीं देगा और बिंदुवत माना जाएगा। दूसरा, दर्पण के पीछे हो रहा है तो कैसा हो गया, आभासी, क्योंकि सचमुच में थोड़ी ना प्रकाश कहीं एक दूसरे को काट रहा है, हम तो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं। तो ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये पीछे कहाँ मिल रही हैं, फोकस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही हैं या फोकस बिंदु से अपसारित होती प्रतीत हो रही हैं। देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे ये इस तरह से आ रही हैं फोकस बिंदु से। तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया बताइए, आभासी हुआ। और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तो सीधा होगा, बिंदुवत होगा और फोकस बिंदु पर बनेगा। ये थी उत्तल दर्पण से पहली स्थिति प्रतिबिंब निर्माण की। दूसरी स्थिति हमारी आती है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव, ध्यान रखिए, अनंत तथा ध्रुव के मध्य कहीं भी स्थित हो। तो यहाँ देखिए आप, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। ये P क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। अब इस ध्रुव के इधर अनंत तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी दूर तक, इस पूरी जगह पर मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु रख लो, चाहे आप फोकस बिंदु पर रख लो, चाहे फोकस बिंदु ध्रुव के मध्य रख लो, चाहे आप वक्रता केंद्र पर रख लो, चाहे वक्रता केंद्र से परे रख लो, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रख लो, जैसे हमने उसमें ली थी स्थितियाँ। तो हर स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अब आप देख लीजिएगा कैसे बनेगा कि मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी है तो इससे प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई, अपसारित हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमारी तिर्यक है जो इस तरह से गई, ध्रुव पर टकराई और परावर्तित हो गई। आपतन कोण और परावर्तन कोण मुख्य अक्ष के सापेक्ष बराबर होंगे। तो ये तो कहीं मिल ही नहीं रही, दोनों दूर हो रही हैं। पर यदि इनको पीछे बढ़ाएं तो ये तो पहली वाली तो फोकस बिंदु से अपसारित होती नजर आती है, दूसरी वाली को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर काटती है। तो इसी जगह पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे है तो आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। तो आप ध्यान रखिए कि उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो अनंत के बाद जो दूसरी स्थिति है उसमें अनंत से लेकर ध्रुव के मध्य कहीं भी वस्तु स्थित हो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य ही बनता रहेगा। ये थी हमारी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दोनों स्थितियाँ। इसको भी हम तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर पहली स्थिति क्या है, अनंत पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर ही, पर दर्पण के पीछे। दूसरी स्थिति अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं भी, पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव व फोकस के मध्य कहीं भी बन जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। अब इसका स्वरूप और आकार कैसा होगा, स्वरूप हमेशा दोनों ही स्थितियों में कैसा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि हर स्थिति में आप देखेंगे दर्पण के पीछे बन रहा है। वास्तव में रेखाएं नहीं मिल रही हैं, रेखाएं मतलब प्रकाश किरण नहीं मिल रही हैं, पर उनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो मिलेंगी। और कहाँ मिलेंगी बताइए, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हमेशा कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा होगा। अब प्रतिबिंब का आकार, जब अनंत पे है, चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, बिंदुवत, जो हमको दिखाई नहीं देगा। अब बाकी स्थितियों में वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो ये है हमारा अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं अवतल दर्पण का दैनिक जीवन में उपयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहली चीज़ आई सैटेलाइट डिश एंटीना में। ये क्या होता है भाई, आपके घर पे सबकी छतों पे लगभग डिश एंटीना पाया जाता है। वो एक छोटी छतरी के समान ही होता है, वो भी क्या है, एक अवतल दर्पण ही है। उस सतह पर जो अंदर की ओर वक्रित है, उस पर जब उपग्रह से संकेत टकराते हैं, टकराने के बाद जब परावर्तित होते हैं, तो वो अवतल दर्पण जो है किसमें, डिश एंटीने में, वो क्या करता है, उनको अभिसारित कर देता है और फोकस पे केंद्रित करता है।
और कहाँ तक पहुँचाता है, रिसीवर तक, यानी अभिग्राही तक पहुँचा देता है। तो आप स्थिति देखिए, क्या हुई, अनंत पर वस्तु स्थित है यानी उपग्रह है, और वहाँ से संकेत पड़ते हैं सीधे, और वो छतरी यानी अवतल दर्पण रुमा जो डिश एंटीना है वो क्या करता है, हमारा अवतल दर्पण उसको फोकसित कर देता है अभिग्राही की ओर। इसी तरह से परावर्तक टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप क्या है, जो दूर आकाशीय पिंडों को देखने के काम में आता है। परावर्तक क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेलीस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं उसमें अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रकाश को क्या करते हैं, फोकस पर केंद्रित करके हम प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। आकाशीय पिंडों में क्या हुए, जैसे चंद्रमा, उपग्रह और सूर्य, ये सारी चीज़ें जो हैं, ग्रह है, ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। बच्चों, सूर्य को कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, उसके लिए तो फिल्टर का इस्तेमाल करें, या फिर हम क्या करते हैं, जो फोकस पे प्रतिबिंब है उसको हम क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त करके देखते हैं। आप इन दोनों स्थितियों में यदि आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होगा या वस्तु कहाँ स्थित होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप ध्यान रखिए कि हमने अवतल दर्पण से जो पहली स्थिति देखी थी वही स्थिति है कि ये अवतल दर्पण है, वस्तु अनंत पे, क्योंकि हमारे आकाशीय पिंड अनंत पे तो हैं, वहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, आप एरो ज़रूर लगाएंगे तो इस तरह से प्रकाश आएगा समांतर, और वो कहाँ हो जाएगा, फोकस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा। तो फोकस बिंदु पर ही हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। अगला उपयोग क्या है अवतल दर्पण का, शेविंग दर्पण और मेकअप दर्पण। ये क्या है भाई, शेविंग किट के अंदर जो छोटा दर्पण आता है, मेकअप किट के अंदर भी छोटा दर्पण आता है। तो उससे अपने चेहरे को बड़ा देखने के लिए या कोई भी चेहरे का पार्ट बड़ा देखने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब बड़ा कब दिखेगा हमको बताइए वो, और साथ में सीधा भी दिखना चाहिए हमें, है अवतल दर्पण तो सीधा भी दिखे और बड़ा भी दिखे, तो वो कौन सी स्थिति है बताइए, छठी स्थिति, जब वस्तु कहाँ स्थित है, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य। क्योंकि जब दर्पण को हम पास रखते हैं तो क्या हो गया, हमारा चेहरा क्या हो गया, वस्तु हो गई। तो ये कहाँ स्थित है, इस दर्पण की फोकस दूरी और इस दर्पण के ध्रुव के मध्य हमारा चेहरा स्थित है। तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनता है। तो इस तरह से शेविंग दर्पण और मेकअप दर्पण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और यही स्थिति जो है फोकस बिंदु और इसकी ध्रुव के बीच की, ये वाली स्थिति जो है वस्तु की, दांतों के डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं दर्पण में। दांतों के डॉक्टर जब दांतों को देखते हैं तो चूंकि दांत अंदर हैं, छोटे हैं, तो उनके विभिन्न भागों को देखने के लिए, उसे सही प्रकार से देखने के लिए दांत का डॉक्टर भी क्या इस्तेमाल करता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, बड़ा करके देखने के लिए। समझ में आ गई बच्चों। और इसका आप डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो यही स्थिति का बनाएंगे, जब वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित है। तो ये वस्तु हमारा दांत भी हो सकती है, हमारे चेहरे का कोई पार्ट भी हो सकती है, मेकअप के लिए या शेविंग के लिए। अगला इसका उपयोग क्या है अवतल दर्पण का, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट्स में, टॉर्च में। आपने देखिए यहाँ पे मोटर गाड़ियों की सबने हेडलाइट्स देखी हैं, जलती हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, जब ये जलती हैं तो सड़क पर हमें दूर तक प्रकाश दिखाई देता है। तो ये किस स्थिति में है बताइए, सड़क पर सीधा दूर तक प्रकाश जा रहा है। इसका मतलब इस हेडलाइट के अंदर जो ये दर्पण है उसके सामने जो बल्ब रखा हुआ है वो फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। आप देखिए किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होगा कि मान लीजिए दर्पण है, इधर ये बल्ब है F बिंदु पर यानी फोकस पर। तो जब इससे प्रकाश की किरणें जाएंगी तो वो दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो गई और वो अनंत तक समांतर चलती चली जाएंगी। तो हमें क्या हुआ, सड़क पर सीधा लंबी दूरी तक प्रकाश दिखाई देता है। आप देख लीजिएगा इसका प्रकाश क्या है, सड़क पर लंबी दूरी तक दिखाई दे रहा है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हम इससे अगली स्थिति भी ले सकते थे कि अगर हम यहाँ पर रख लेते वस्तु को तो क्या होता, प्रतिबिंब तो पीछे बन जाता, पर ये तो प्रकाश तो लंबी दूरी तक जा रहा था। पर ऐसे में क्या था, प्रकाश फैल रहा था। हम यहाँ उत्तल दर्पण भी इस्तेमाल कर सकते थे जिसमें प्रकाश फैल रहा था। तो
तो क्या होता, हमें और सड़क पे ऊपर और नीचे सब जगह प्रकाश दिखाई देता, पर हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते उसका? इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो प्रकाश ऊपर नीचे सब फैलेगा, तो वो प्रकाश हमारी आंखों में भी आएगा और हमारी आंखों में टकराएगा तो हमें सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए गाड़ियों की, स्कूटर की, इन सब की हेडलाइट्स में किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार टॉर्च में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगले आते हैं हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका सबसे बड़ा उपयोग तो आपने अपनी रोड लाइट्स में या स्ट्रीट लाइट में देखा होगा। ये किस काम आती है रोड लाइट्स? रात को सड़क पर अंधेरा नहीं रहे, पूरी सड़क रोशनी से भरी रहे, यही तो काम होता है इसका, रोड लाइट्स का। तो आप यहाँ देखिए, हर लाइट, बल्ब तो इतना सा है पर प्रकाश देखिए कितना फैल रहा है, हर एक से चारों तरफ फैल रहा है। अब दूरी पर लगे हुए हैं बल्ब, पर सड़क पूरी रोशनी में नहाई रहती है। तो ये क्यों है भाई? यहाँ उत्तल दर्पण के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ उत्तल दर्पण के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ भाई? आप देखिए, ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इसके सामने ये बल्ब है, तो जब इससे ये प्रकाश टकराएगा, आपतित किरण हो गई ना ये दोनों, तो अब ये दोनों किरण गई टकराकर ये हो गई अपसारित, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, यानी अपसारित करता है। तो बल्ब तो हमारा इतना सा है, पर प्रकाश कितने में फैल गया उसका? इतनी दूरी में। तो इससे क्या हो गया? हमको फायदा हो गया कि सड़क का अधिक हिस्सा रोशनी में नहाया रहेगा। इसलिए हम रोड लाइट्स में या स्ट्रीट लाइट में हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला उपयोग क्या है इसका? इनका उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण और साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। आप देखिए इसको, चित्र को, ये है साइड मिरर, ये कार का है, स्कूटर में भी होता है, बाइक्स में भी होता है। अब इस साइड मिरर में देखिए आपको ये कारें दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, पीछे तक सड़क दिखाई दे रही है हमको। तो क्यों दिखाई दे रही है भाई ये? इसी तरह से आप इस कार का रियर व्यू मिरर देखिएगा, ये कौन सा है? जो कार में अंदर ड्राइवर के सामने लगा रहता है छोटा सा, ये वो है तो वो छोटा सा, पर उसमें देखिए आपको हमें कितना बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है। ये आदमी, ये कार, ये मकान और ये दुकान, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमको। तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई देने से हमको क्या फ़ायदा हुआ भाई? आप सब जानते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश अपसारित होता है, यानी जो भी वस्तु है उसका प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है, यानी उसका जो दृश्य क्षेत्र है वो क्या है? काफ़ी बड़ा है। तो उस छोटे से दर्पण में ही हमें बड़े एरिया में बहुत सारी चीज़ें एक साथ नज़र आ जाती हैं। तो जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे साइड मिरर में या फिर क्या है वो रियर व्यू मिरर जो है, उसमें पीछे का काफ़ी सारा हिस्सा और काफ़ी सारे वाहन और व्यक्ति जो भी सड़क पर हैं पीछे, वो हमें एक साथ दिखाई देते हैं। जिससे क्या होता है? हम अपने अनुमान लगाकर हम आगे, हमको किस तरफ जाना है, दाएं बाएं या सीधे, हम ये आगे उस प्रकार से चलते हैं। तो ये हमारा किसका उपयोग था? उत्तल दर्पण का। और क्या उपयोग है उत्तल दर्पण का भाई? एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा हेतु लगाए जाते हैं। कभी आप एटीएम से पैसे निकालने अपने मम्मी पापा के साथ गए हों या खुद गए हों, तो आपने देखा होगा कि एटीएम के सामने की तरफ, ऊपर की तरफ या साइड में ये मिरर लगा रहता है। क्यों? सुरक्षा के लिए, जिससे आप निगाह मार सकें कि आपके पीछे कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है या कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। तो सुरक्षा के लिए वहाँ पर भी लगे रहते हैं। इसी तरह से खतरनाक मोड़ों पर और टी मोड़ों पर भी लगे रहते हैं। ये क्या होते हैं खतरनाक और टी मोड़? खतरनाक मोड़ कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये इस तरह की सड़क है, यूँ जा रही है, तो यहाँ से भी वाहन आ रहा है और यहाँ से भी, ये एक दूसरे को नहीं देख सकते तो टक्कर भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में इन जगहों पर क्या लगे रहते हैं? उत्तल दर्पण लगे रहते हैं, जो इनका प्रतिबिंब दिखाते हैं, जिससे सेफ्टी के साथ वाहन गुजर जाते हैं। टी मोड़ क्या होते हैं? ये टी मोड़ इस तरह के होते हैं, यहाँ से वाहन आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इन तीनों को आपस में सही प्रकार से निकल जाएं तो इस जगह पर दर्पण लगे रहते हैं। कौन से? उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से बच्चों, अवतल और उत्तल दर्पण हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा जाना है, और भी जगहों पर ये काम में आते हैं। तो अब हम आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में से दोहराएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 4 प्रकार की प्रकाश किरणों से। पहली थी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दूसरी फोकसीय किरण, तीसरी अभिलंब, चौथी तिर्यक किरण। इन चारों में से किन्हीं 2 का इस्तेमाल करके पहले हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए, उसके बाद हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किया और हमने दोनों को ही अलग अलग प्रतिबिंब बनाने के बाद इनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया। फिर हमने अवतल दर्पण के उपयोग देखे और फिर हमने उत्तल दर्पण के उपयोग देखे। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। अब मैं इस पढ़ाए गए टॉपिक में से आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप नोट करेंगे कॉपी में और उनके उत्तर हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, रोड लाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? रोड लाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? प्रश्न नंबर 2, अवतल दर्पण द्वारा किरण चित्र बनाइए जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। अवतल दर्पण द्वारा किरण चित्र बनाइए जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। नोट कर लीजिएगा प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।